नमस्कार दोस्तों, वैदिक विद्यालय में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त विकास रसागर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं घातांकों के बारे में। तो वर्ग और वर्गमूल और इसके साथ साथ घन और घनमूल के बारे में हम लोगों ने इससे पहले के वीडियो में देख लिया था। अब इसी पर आधारित घातांक के बारे में हम जानेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं घातांकों के बारे में। दोस्तों, घातांक से संबंधित प्रश्नों में हम कुछ सूत्रों का सीधे ही उपयोग करते हैं जिनको मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो चलिए इनको हम पहले समझते हैं और उसके बाद फिर इनका हम प्रश्नों में सीधे कैसे प्रयोग करेंगे इसके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम घातांक के बारे में देखते हैं कि किसी भी संख्या का अगर घात दिया है, जैसे x की घात y दिया हुआ है, तो इसमें हम x को आधार कह सकते हैं और y को घात कह सकते हैं। यहाँ पर x जो है वो आधार होगा और y जो है उसकी घात कहलाएगी। और ये घात का संख्या जितना भी हो, हमको उसको उतने बार गुणा करना होगा। ये आप भी जानते हैं, जैसे x की घात 2 है यानी हमको x का 2 बार गुणा करना है, x की घात 5 है यानी हमको 5 बार गुणा करना है। तो इसी तरह से यहाँ पर घातांक वाले अध्याय में हम आधार और घात के बारे में बात करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम पहले सूत्र की ओर चलते हैं। इसमें दिया है a की घात m गुणा a की घात n बराबर a की घात m धन n। यहाँ पर हम देखते हैं कि दोनों का जो आधार है वो समान है। ठीक है, दोनों का आधार a है जबकि घात अलग अलग है। तो इस तरह के अगर दो संख्याओं को अगर हमको गुणा करना है जिनके आधार बराबर हैं लेकिन घात अलग अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में उनका आधार तो सेम ही रहेगा लेकिन जो घात है वो आपस में जुड़ जाएंगे। इस तरह से यहाँ पर a की घात m गुणा a की घात n से हमको a की घात m धन n इस तरह से प्राप्त होगा। इसी तरह से यहाँ पर a की घात m भागित a की घात n करेंगे तो इनके जो घात है वो आपस में घट जाएंगे, m ऋण n। ठीक है, जैसे इसमें दिया गया है a की घात m बटे a की घात n, है ना, वो इसी का ही एक रूप है। यहाँ पर गुणा कर रहे हैं और यहाँ पर भाग कर रहे हैं। तो भाग करने से क्या होगा, जैसा कि हम देख रहे हैं इसमें भी क्या है, आधार सेम है, a है दोनों का आधार। तो यहाँ पर जो घात है वो आपस में घट जाएंगे, गुणा करने पर जुड़ जाएंगे, भाग करने पर घट जाएंगे। तीसरा सूत्र कहता है कि a की घात अगर हमको m दिया है और इस पूरे की घात अगर n है, तो इसका मान हमको a की घात m गुणा n इस तरह से प्राप्त होगा। यानी जो आधार दिया है वो तो एक ही है, इसमें तो आधार तो आएगा ही आएगा, लेकिन यहाँ पर जो दो घात दिए हैं उनका आपस में गुणा हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की घात अगर हम लगाते हैं तो हमको क्या करना होता है, उतनी बार गुणा करना होता है। तो a की घात m का हमको n बार गुणा करना है, जबकि a का खुद हमको n बार गुणा करना है। तो टोटल हो जाएगा a की घात m गुणा n। इसी तरह से a और b इन दोनों का अगर हम गुणा करते हैं और उसकी घात m है, तो इसका जो विस्तार है वो हो जाएगा a की घात m गुणा b की घात m। यहाँ पर आधार हमको 2 दिए गए हैं लेकिन घात 1 है, तो ये जो पहला यहाँ पर है a, उसकी घात m हो जाएगा गुणा दूसरी संख्या है उसकी घात भी m हो जाएगा। तो इस तरह से a की घात m गुणा b की घात m इस तरह से हमको प्राप्त होगा। इसके बाद अगले सूत्र को देखते हैं। इसमें कहा गया है a बटे b की घात m। a बटे b की घात m को हम और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं a की घात m बटे b की घात m। और इसके बाद है a की घात ऋण m, इसको हम लिख सकते हैं 1 बटे a की घात m। यहाँ पर a की घात ऋण m है तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बटे करके a की घात m लिखेंगे, सिर्फ यहाँ पर ऋण का चिन्ह हटा देंगे। तो इस तरह से ये हो जाएगा a की घात ऋण m बराबर 1 बटे a की घात m, या फिर 1 बटे a की घात ऋण m
अगर ऐसा हमको दिया हुआ है, यहाँ पर ऋण चिन्ह लगा है तो यहाँ से ऋण चिन्ह हट जाएगा। तो इस तरह से इन सभी सूत्रों का उपयोग हमको आगे करना है। चलिए इससे संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं जिनमें एक से ज्यादा सूत्र का प्रयोग हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने एक प्रश्न ले लिया है 2 की घात 2 और इस पूरे की घात 3 गुणा 8 की घात 7 बटे 4 की घात 4। इसको हमको हल करना है। तो इस तरह के प्रश्न को हल करने का एक मुख्य उद्देश्य है कि जितने भी हमको यहाँ पर अलग अलग पद दिए हुए हैं उनको हम एक ही संख्या के घात के रूप में लिखें। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे छोटी जो संख्या होगी उसके घात के रूप में हम लिखेंगे। जैसे यहाँ पर एक आधार है 2, दूसरा आधार है 8 और तीसरा आधार है 4। तो हमको यहाँ पर ये करना है कि सभी आधारों को 2 के आधार के रूप में लिख सकें। अगर ऐसा संभव है तो हम लिखने का प्रयास करेंगे, अगर संभव नहीं है तो और छोटी से छोटी आधार के रूप में इन सभी संख्याओं को लिखने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको हल करते हैं। यहाँ पर 2 की घात 2 दी हुई है और इस पूरे की घात 3 दी हुई है। और अभी हम लोगों ने एक सूत्र देखा है a की घात m और इस पूरे की घात n, और इसका विस्तार क्या प्राप्त होता है a की घात m इंटू n। यानी जो भी आधार में घात दिए हुए हैं 2 घात, उनका गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर आ जाएगा 2 की घात 2 गुना 3 गुना, अब यहाँ पर आधार 8 है उसको आधार 2 के रूप में व्यक्त करेंगे। तो इसके लिए हम चाहें तो क्या कर सकते हैं, 8 का गुणनखंड निकाल सकते हैं, 2 से भाग करेंगे, 2 चौका 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। 8 बराबर मिल रहा है 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 का 3 बार गुणा हो रहा है, इसको 2 की घात 3 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर 8 को 2 के रूप में अगर बदलेंगे आधार 2 के रूप में, तो ये हो जाएगा 2 की घात 3। ठीक है, 2 की घात 3 लिख देंगे इसको 8 को, और 8 की घात 7 है तो 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 7 हो जाएगी। इसी तरह से 4 को 2 के घात के रूप में बदलेंगे तो 4 क्या हो जाएगा, 2 गुणा 2 4 आता है, यानी 2 का वर्ग। तो यहाँ पर 4 की जगह में हम लिख देंगे 2 का वर्ग, और 4 का घात दिया है 4, तो 2 की घात 2 का घात हो जाएगा 4। अब इस तरह से यहाँ पर इसको और आगे हल करेंगे तो 2 की घात हो जाएगी 2 तिया 6 गुणा, यहाँ पर फिर से उसी तरह का काम करना है, 3 दी हुई है और इस घात की घात 7 दी हुई है। तो यहाँ पर दोनों घातों का गुणा हो जाएगा 3 2 की घात गुणा, और इसी तरह से यहाँ हर में 2 की घात 2 दी हुई है और इस पूरे की घात 4 दी हुई है। तो यहाँ पर 2 और 4 का गुणा कर देंगे 2 की घात के रूप में, 2 की घात 2 गुणा 4। इस तरह से इसको और आगे हल करेंगे तो यह आ जाएगा 2 की घात 6 गुणा 2 की घात 7 तिया हो जाएगा 21 बटे 2 की घात 4 गुणा 2 करेंगे तो आ जाएगा 8। अब उसके बाद आधार अगर समान है और घात अलग अलग हैं और उनका गुणा हो रहा है तो वो आपस में जुड़ जाते हैं। यहाँ पर जो पहला सूत्र हम लोगों ने उपयोग किया है उसका हम यहाँ पर ना फिर से प्रयोग करेंगे। 2 की घात हो जाएगी 6 धन 21 और बटे में आ जाएगा 2 की घात 8। अब इसके बाद इसको और आगे हल करेंगे तो 2 की घात 6 धन 21 क्या हो जाएगा, 2 की घात 27 हो जाएगा। 21 और 6 को जोड़ेंगे तो बटे 2 की घात 8। अब अगर आधार समान है और घात अलग अलग हैं और उनका भाग हो रहा है तो उसमें क्या होता है, दूसरा सूत्र हम देखेंगे, उसमें जो घात हैं उनको घटा देते हैं आपस में। तो यहाँ पर हो जाएगा 2 की घात 27 ऋण 8। तो इस तरह से यह आ जाएगा 2 की घात 19। तो इस तरह से हम इसको हल कर लेंगे। यहाँ पर 2 की घात 19 हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इनमें से कई सारे सूत्रों का हम लोगों ने एक ही प्रश्न में उपयोग किया हुआ है। तो इस तरह से आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो उसमें हमको
जितने भी आधार दिए हुए हैं उनमें से सबसे छोटे आधार के रूप में हमको, अगर सभी संख्याओं को बदलते बन रहा है तो उसको बदलने का प्रयास करेंगे। अगर नहीं बदल पा रहे हैं तो जो भी छोटा से छोटा घात होगा उसके रूप में हम उसको बदलेंगे और बदल के आगे इन सूत्रों का प्रयोग करके उसको हल करेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने एक और प्रश्न लिया है, 3 गुणा 2 की घात 4 गुणा 2/3 की घात 6। चलिए हम इसको हल करते हैं। 3 गुणा 2 की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 4, और उसके बाद गुणा करेंगे इसका। यहाँ पर 2/3 की घात 6 है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6/3 की घात 6। तो यहाँ पर हम लोगों ने अभी अभी दो सूत्रों का प्रयोग किया। 3 गुणा 2 की घात 4 जो है वो ए बी का घात m बराबर होता है a की घात m गुणा b की घात m, इसका उपयोग किया। और 2/3 की घात 6 में हम लोगों ने a/b की घात m बराबर a की घात m/b की घात m इस सूत्र का प्रयोग किया। तो इस तरह से हम इसका उपयोग करेंगे। अब उसके बाद यहाँ पर इनको और छोटे छोटे भागों में हम लिख देंगे, ठीक है। जैसे 2 की घात 6 है, 2 की घात 6 इसका मतलब क्या है, 2 का हम लोग 6 बार गुणा करेंगे इस तरह से। ठीक है, 2 की घात 6 का मतलब 2 का 6 बार गुणा। इसी तरह से 3 की घात 6 का मतलब 3 का 6 बार गुणा। लेकिन यहाँ पर अंश में हमको 2 की घात 4 दिया है और 3 की घात 4 दिया है। मतलब अगर हम 2 की घात 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 का 4 बार गुणा और 2 का 2 बार गुणा, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 के रूप में भी लिख सकते हैं 2 की घात 6 को। इसी तरह से 3 की घात 6 को क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 2 की घात 6 में हम 2 का 4 बार गुणा तो कर ही रहे हैं तो 2 की घात 4 लिख सकते हैं, गुणा 2 का 2 बार और गुणा कर रहे हैं तो उसको लिख सकते हैं 2 का घात 2। तो इस तरह से 3 की घात 4 गुणा 2 की घात 4 गुणा यहाँ पर 2 की घात 6 को क्या लिख देंगे, 2 की घात 4 गुणा 2 की घात 2 बटे 3 की घात 6 को क्या लिख देंगे, 3 की घात 4 गुणा 3 की घात 2। तो यहाँ पर 3 की घात 4 जो हर में है वो 3 की घात 4 जो अंश में है उससे कट जाएगा और बाकी और कुछ नहीं कट रहा है। ठीक है, तो चलिए बाकी को जोड़ करके लिख देते हैं। 2 की घात 4 है, 2 की घात 4 का गुणा और 2 की घात 2 का गुणा। सब में आधार 2 है तो सभी के घात जुड़ जाएंगे, 4 धन 4 धन 2 और नीचे में आ जाएगा 3 की घात 2। तो ये आ जाएगा 2 की घात 4 4 8 और 2 10, 2 की घात 10 बटे 3 की घात 2। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। हम चाहें तो एक और सूत्र का प्रयोग करके 3 की घात 2 है जो हर में है उसको अंश में लेकर के जा सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं 2 की घात 10 गुणा 3 की घात ऋण 2, क्योंकि 3 की घात ऋण 2 को हम क्या लिखते हैं, 1/3 की घात 2। यहाँ पर हम लोगों ने जो सूत्र प्रयोग किया है 3 की घात ऋण 2 बराबर क्या लिखेंगे, 1/3 की घात 2। ठीक है, तो 1/3 की घात 2 ये हर में है यानी 1/3 की घात 2 के रूप में है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात ऋण 2। तो इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारा उत्तर है। हम चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये भी उत्तर है। तो इस तरह के सभी प्रश्नों को आप बड़ी ही आसानी से इन सूत्रों का प्रयोग करके हल कर सकते हैं। चलिए अब और आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर हमको संख्याओं को घातांकों के रूप में लिखना है तो कैसे लिखेंगे। चलिए प्रश्नों से इसको समझते हैं।
इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 1/196। इस तरह के अगर हमको प्रश्न दिए हुए हैं और उनमें कहा जाता है कि इनको घातांकों के रूप में व्यक्त कीजिए, तो यहाँ पर जो भी संख्याएं दी जाएंगी या तो वो किसी न किसी संख्या का वर्ग होगा या घन होगा या फिर किसी न किसी तरह का घात होगा। ठीक है, तो हमको चेक करना होगा। जैसे हम जानते हैं कि 196 जो है वो 14 का वर्ग है। ठीक है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 1/14 का वर्ग। ठीक है, और इसको हम और लिखना चाहें तो ये लिख सकते हैं 14 की घात ऋण 2। ठीक है, यहाँ पर ये जो लास्ट वाला जो सूत्र है, a की घात ऋण m बराबर 1/a की घात m, इस सूत्र का प्रयोग करके हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम इसको घात के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पर ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। एक और उदाहरण लेते हैं, 64/243। अब इसको हमको घातांकों के रूप में लिखना है, तो यहाँ पर हम 64 को घात के रूप में अगर लिखेंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 8 का वर्ग, क्योंकि 8 अट्ठे 64 होता है, और 243 जो है वो 3 की घात 5 होगी। ठीक है, अगर हम इसको आधार के न्यूनतम रूप में व्यक्त करना चाहें तो इसको और छोटे रूप में व्यक्त कर सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि 8 को हम और छोटे रूप में किस तरह से लिख सकते हैं, तो 2 की घात 3 के रूप में लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 2 की घात 3 और इसकी घात हो जाएगी 2/3 की घात 5। अब 2 की घात 3 और इस पूरे की घात 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 2/3 की घात 5। 2 की घात 3 गुणा 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 6 लिख सकते हैं, बटे 3 की घात 5। इस तरह से हम संख्याओं को उनके घातांकों के रूप में लिख सकते हैं। हम चाहें तो इसको एक स्टेप और लिख सकते हैं, 2 की घात 6 गुणा 3 की घात ऋण 5। तो इस तरह से या तो ये आंसर आ सकता है या ये भी आंसर हो सकता है, और एक आंसर ये भी हो सकता है। ये सभी आंसर सही हैं, आप जहां तक इसको लिख सकें वो सब आंसर हो सकता है। ठीक है, एक ये बड़े आधार के रूप में है और ये दोनों जो है वो छोटे आधार के रूप में है। अब इसके बाद देखते हैं गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं। तो गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं उन दो संख्याओं को कहते हैं जिनका गुणा करने पर हमको उत्तर 1 प्राप्त होता है, 1। तो उस तरह की दोनों संख्याएं गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे इसका सरल उदाहरण देखते हैं, जैसे अगर हम 4 का किसी संख्या से गुणा करें तो उत्तर 1 प्राप्त हो। ऐसा कैसे होगा, ऐसा तब होगा जब हम 4 का 1/4 से गुणा करेंगे, 4 एक कम 4 एक कम, इस तरह से कट जाएगा, उत्तर हमको 1 प्राप्त होगा। तो यहाँ पर 4 और 1/4 ये दोनों क्या हैं, गुणात्मक प्रतिलोम है, गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं हैं। इस तरह से जिन दो संख्याओं का गुणा करने पर हमको उत्तर 1 प्राप्त होता है वो गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे मान लीजिए 5/6 हमको दिया हुआ है, अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है, तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा, 6/5 हो जाएगा। आसान है बड़ा, 6 का 6 से 6 से कैंसिल हो जाएगा, 5 5 से कैंसिल हो जाएगा, तो इस तरह से हमको मिल जाएगा 1 ना। इसी तरह से ऋणात्मक संख्याएं दी हुई हैं, जैसे मान लीजिए 3/4 दिया हुआ है, ऋण 3/4 दिया हुआ है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमको निकालना है। तो ऋणात्मक संख्या में ऋणात्मक संख्या का गुणा करने पर धनात्मक संख्या मिलेगी। ठीक है, तो हमको ऋण यहाँ पर लेना होगा। अब 3/4 की जगह में हम 4/3 इस तरह से लिख लेंगे। यहाँ से ऋण और ऋण का गुणा जो है वो धन हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4, और हमको उत्तर प्राप्त होगा 1। इस तरह से ऋण 3/4 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा ऋण 4/3। ऋणात्मक संख्याओं का गुणात्मक प्रतिलोम हमेशा एक ऋणात्मक संख्या होगी। इसी तरह से घात के रूप में भी हो सकता है।
2 की घात 3 अगर हमको दिया हुआ है और इसका गुणात्मक प्रतिलोम हमको निकालना है तो क्या होगा, 1/2 की घात 3। दोनों का गुणा करने से 1 प्राप्त होगा, है ना। 2 की घात 3 से 2 की घात 3 जो है कैंसल हो जाएगी और 1 प्राप्त होगा। यानी हम इसको और इस तरह से लिख सकते हैं, 2 की घात 3 गुणा 2 की घात ऋण 3 बराबर 1। यानी कोई भी संख्या और उसको 1/, वह संख्या करके उसका गुणा करने पर हमको उत्तर जो है वो 1 प्राप्त होता है। तो इस तरह ये दोनों संख्याएं गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं कहलाती हैं। यानी कोई भी एक संख्या a और 1/, वह संख्या यानी 1/a, ये हमेशा हमको गुणात्मक प्रतिलोम के रूप में प्राप्त होंगी। ठीक है, तो इस तरह से ये हो गया गुणात्मक प्रतिलोम संख्याएं। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही साथ नीचे बेल के आइकन पर भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि जब भी नए वीडियो इस चैनल पर अपलोड किए जाएँ उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों कहीं पर भी अगर आपको डाउट हो रहा है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मैं उसका निराकरण किसी अगले वीडियो में कर सकूं। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।